2011 से 2015 तक वो एक ऐसा वक्त था जब हर जगह आपको यो हनी सिंह का नाम सुनने को मिलता था। हनी सिंह उस वक्त रातों रात सफल होने वाला व्यक्ति था। बॉलीवुड कोलेब्रेशन, ढेर सारे अवार्ड्स और एक लॉयल फैन फॉलोइंग। हनी सिंह के पास वो सब कुछ था जो एक बड़े सिंगर को चाहिए होता है। लेकिन फिर 2015 से 16 के बाद किसी ने हनी सिंह का नाम भी नहीं सुना। कुछ ने कहा उन्हें ड्रग एडिक्शन के कारण रिहाब में भर्ती होना पड़ा था, तो कुछ ने इसे हनी सिंह का ईगो बताया। लेकिन असल में ये बात थी कि हनी सिंह एक बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में आ गए थे। आइए जानते हैं हनी सिंह की जर्नी और ऐसी कौन सी बीमारी हुई थी जिससे हनी सिंह इतने साल तक इंडस्ट्री से बाहर रहे। आइए शुरू से जानते हैं। हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के होशियारपुर में एक आम सिख परिवार में हुआ था। हनी सिंह को म्यूजिक में बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था। हनी सिंह लगभग 10 साल की उम्र में ही वो अपने स्कूल प्रेयर में तबला बजाने लगा था। लेकिन कुछ ही समय में हनी सिंह को उनके ही सिख स्कूल गुरु नानक पब्लिक स्कूल की प्रेयर में तबला बजाने से रोक दिया गया। स्कूल वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हनी सिंह ने अपने बाल कटवा लिए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि बाल सिखों के 5 आइडेंटिटी में से एक होता है। इसीलिए हनी सिंह के बाल कटवाने से स्कूल कमेटी ने उसे प्रेयर टीम में तबला बजाने से रोक दिया। स्कूलिंग के दौरान हनी सिंह का म्यूजिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बाद में स्कूलिंग कंप्लीट होते ही हर इंडियन पेरेंट्स की तरह हनी सिंह के पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे। लेकिन हनी सिंह को तो म्यूजिक में इंटरेस्ट था। लेकिन अपने पेरेंट्स की बात को मानते हुए दिल्ली के ट्रिनिटी स्कूल ऑफ बिजनेस से बीएससी आईटी में हनी सिंह ने एडमिशन ले लिया। हनी सिंह ने सोचा कि बीएससी आईटी में एडमिशन करूंगा तो घर वाले कंप्यूटर दिलवाएंगे और कंप्यूटर पर फिर मैं म्यूजिक बनाऊंगा। कंप्यूटर मिलने के बाद हनी सिंह कंप्यूटर पर काफी टाइम बिताने लगा। घर वालों को तो लगता था कि ये प्रोग्रामिंग कर रहा है। लेकिन रात को जैसे ही सब घर वाले सोते थे तो हनी सिंह कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाना शुरू कर देता था। हनी सिंह कॉलेज टाइम में घर से तो कॉलेज के लिए ही निकलता था, लेकिन कॉलेज बंक करके आसपास के डीजे से म्यूजिक सीखना शुरू कर देता था। कॉलेज डिग्री कंप्लीट होने के 1 साल बाद तक हनी सिंह ने इतना म्यूजिक सीख लिया कि इसे एल्बम म्यूजिक प्रोड्यूस करने की अच्छी खासी नॉलेज थी और हनी सिंह रात भर जाग जाग कर रिमिक्स म्यूजिक बनाने लगा। अब इस रिमिक्स म्यूजिक की सीडी हनी सिंह दिल्ली के कुछ फेमस क्लब्स में देने लगा। देखते ही देखते क्लब्स में हनी सिंह के रिमिक्स म्यूजिक को काफी पसंद किया जाने लगा। एक दिन दिल्ली के क्लब में इंग्लैंड से आए ललित कालिया ने जब हनी सिंह के रिमिक्स सॉन्ग को सुना तो उन्होंने हनी सिंह को यूके की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हनी सिंह ने अगले 1 साल मुंबई में एल्बम लेकर रिमिक्स पर वर्क किया और ये रिमिक्स जब लॉन्च हुआ तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। मुंबई को 1 साल देने के बाद वापस दिल्ली में अगले 1 साल बेरोजगार रहा। 2005 में हनी सिंह के डेडिकेशन ने फिर से साथ दिया और हनी सिंह ने अपनी लाइफ का पहला सुपरहिट सॉन्ग ठड़के गिलासी दिया। उसके लिए हनी सिंह को अवार्ड तो मिला, लेकिन पैसे न मिलने से फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी की वैसी ही थी और हनी सिंह को कंप्यूटर फील्ड की जॉब करनी नहीं थी। इसी बात से नाराज हनी सिंह के फादर ने एक दिन उनके सारे रिमिक्स सैंपल सीडी को घर से बाहर फेंक दिया। हनी सिंह सीडी और घर से अपना कंप्यूटर उठाकर अपने गुरुजी के खाली फ्लैट पर शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी अर्निंग वाला पार्ट हनी सिंह की लाइफ में आया नहीं था। दिक्कत ये भी थी कि इस मिस एलिमेंट को एर्न करने के लिए हनी सिंह मुंबई भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री में उस टाइम तक हिप हॉप म्यूजिक का चलन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए हनी सिंह अपने दोस्तों के सजेशन पर चंडीगढ़ म्यूजिक डायरेक्टर के लिए शिफ्ट हुए। पंजाब में अब तक जो लोग ढोल वाली बीट पर नाच रहे थे उसमें हनी सिंह अपने हिप हॉप म्यूजिक का तड़का लगाना चाह रहे थे, जो कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। स्टार्टिंग में तो काफी प्रोफेशनल पंजाबी सिंगर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो हनी सिंह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए आए थे और ऊपर से ये हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट का कुछ पता नहीं था कि क्या होगा। कई रिजेक्शन झेलने के बाद हनी सिंह ने रिबर्थ नाम का एक पंजाबी एल्बम किया और ये एल्बम पंजाब के साथ यूके, कनाडा में भी सुपरहिट हो गया, जिस हनी सिंह के साथ अभी तक लोग काम करने से डर रहे थे। हनी सिंह के इस एक रिबर्थ म्यूजिक एल्बम की सक्सेस ने पंजाब के मशहूर सिंगर्स का जमावड़ा लगा दिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बैक टू बैक सक्सेसफुल एल्बम देने के बाद हनी सिंह ने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में खास पहचान बना ली।
लेकिन इस मैसिव सक्सेस के साथ कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ गई। जैसे सोम में वल्गर लैंग्वेज की बोलने की वजह से उस पर FIR हुई। रफ्तार और बादशाह ने आरोप लगाया कि लिरिक्स उसकी थी, लेकिन हनी सिंह ने क्रेडिट नहीं दिया। सक्सेस मिलने की वजह से हनी सिंह अब दिन रात काम करने लगे थे, कम नींद लेते थे और हद से ज्यादा नशे करने लगे थे, जिसके बाद साल 2014 में वर्ल्ड टूर के दौरान पहली बार हनी सिंह को स्टेज पर परफॉर्म करने में दिक्कत आने लगी। हनी सिंह को स्टेज पर साइकोटिक सिम्टम्स आने के बाद उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि वह अपनी टीम से जिद करके इस प्रमोशन वर्ल्ड टूर को बीच में ही छोड़कर इंडिया आ गए। और जब डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट किया तो शुरू में तो डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि हनी सिंह के साथ क्या हुआ है। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, हनी सिंह और ज्यादा डर और डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे थे। हनी सिंह की दिन ब दिन खराब हालत को देखते हुए कई डॉक्टर्स बदले गए, क्योंकि अगले 1.5 साल तक डॉक्टर्स इनकी बीमारी को समझ ही नहीं पा रहे थे। और तो और हनी सिंह को रोज नींद की गोली दी जा रही थी। कुछ डॉक्टर्स ने तो ये तक भी कह दिया था कि अब हनी सिंह को इसी कंडीशन में ही सारा जीवन काटना पड़ेगा। बाद में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से किसी ने दिल्ली के डॉक्टर राहुल मुरादा से कंसल्ट करने को कहा और उन्होंने हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर को विश्लेषण किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या, तो आपको बता दूं कि ये दिमाग पर हावी होने वाली बीमारी है, जो कि दिमाग में केमिकल के इनबैलेंस होने की वजह से होती है। दोस्तों, हनी सिंह ने अमेरिका में जब वर्ल्ड टूर वाले शो को छोड़ा था तो उन्हें सिम्टम्स आए थे। वो पहली बार था जब हनी सिंह को ऐसा लगा कि ऑडियंस उनको मार देगी, और ये डर हनी सिंह के ब्रेन में इस सेरोटोनिन की कमी की वजह से लगा था। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता है। ये है आपका ब्रेन, जो कि न्यूरॉन से बना है। जब ये न्यूरॉन आपस में मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो इन केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करते हैं। वैसे तो ह्यूमन ब्रेन में बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल्स होते हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है। पहला है ये सेरोटोनिन, दूसरा है ये नॉरपाइनेफ्राइन और तीसरा है ये डोपामिन। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर के ब्रेन में इम्बैलेंस होने से आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांस होते हैं। बाइपोलर को आप ऐसे समझे कि ये एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन स्टेटस है जिसमें सभी केमिकल्स बैलेंस्ड है। इसलिए पर्सन के मूड्स में कभी स्लाइट हैप्पीनेस और कभी स्लाइट सैडनेस का साइकिल चलता रहेगा और ये मूड चेंज शॉर्ट टाइम के लिए होगा। बाइपोलर यानी 2 पोल, यहाँ 2 पोल्स में से एक है ये हाई पोल और दूसरा है ये लो पोल। हाई पोल यानी आप में हाई एनर्जी, अच्छा मूड, और लो पोल यानी डिप्रेशन, एंग्जाइटी। यहाँ ये दोनों पोल्स मूड्स को इंडिकेट करते हैं, लेकिन एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में ऐसा नहीं होता। जब पेशेंट के ब्रेन में इन न्यूरोट्रांसमीटर में से सेरोटोनिन, डोपामिन या नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल भर जाता है तो पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। बाइपोलर के इस हाई पोलर को मेडिकल टर्म में मेनिया और हाइपोमेनिया बोलते हैं। मेनिया में पेशेंट बहुत कम नींद लेने के बाद भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश फील करता है, साथ में काफी ज्यादा एक्टिव होकर फिजिकल वर्क करने लगता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा रिस्क एक्टिविटी, जैसे कि पैसा खर्च करेगा तो सारे पैसे उड़ा देगा, दान करेगा तो सारी प्रॉपर्टी दान कर देगा, नए नए दोस्त बनाएगा, बहुत ज्यादा पार्टी करेगा। पेशेंट को हर 1 सेकंड में एक नया आइडिया आएगा, यानी विचारों की गति और बोलने की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि पेशेंट लगातार हाई एनर्जी के साथ सेंसलेस बातें करता रहता है और कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम पिक पर रहता है, जिसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। यहाँ सबसे मजे की बात तो ये है कि जब भी किसी पेशेंट को बाइपोलर या मेनिया वाला फेस आता है तो शुरू में घर वालों को लगता है कि उनका बच्चा एक्टिव और हार्ड वर्किंग हो गया है, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों में ये मेनिया वाला फेस का अंत होता है तो पेशेंट में अचानक बहुत ही भयंकर वाला मूड स्विंग होता है। मेनिया में जो केमिकल्स ब्रेन में भरे थे उनमें से सेरोटोनिन अचानक से काफी लो हो जाता है और इससे शुरू होता है मेजर डिप्रेसिव फेज। अब पेशेंट बहुत ही निराश रहने के साथ एंजॉयबल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। इसके अलावा मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही कम हो जाती है। इससे पेशेंट अकेले में रहने लगता है, बेकार की बातों की बहुत ज्यादा चिंता करने लगता और लोगों से डरने लगता है कि ये लोग उसको मारेंगे, जैसा कि हनी सिंह को पहली बार अमेरिका में स्टेज शो के दौरान हुआ था। अब धीरे धीरे फालतू में भयंकर गिल्ट फीलिंग पेशेंट को इतनी ज्यादा घेर लेती है कि उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। इसी वजह से हनी सिंह जब इस भयानक डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रहे थे तब उन्होंने बताया कि वो नहाने जाता था तो दरवाजा खोल के नहाता था, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट्स इस डिप्रेसिव फेज में अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करते हैं।
इस डिप्रेसिव फेस के बाद फिर से मेनिया यानी हाई एनर्जी वाला फेस और कुछ पेशेंट्स में ये साइकिल चलता रहता है। इसका होने का कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और सब्सटेंट के यूसेज से लोगों में बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के इन 3 एपिसोड की वजह से हनी सिंह लगभग 3 साल कम्प्लीटली और 4 साल पार्शियली अपने पैशन से दूर रहे और हनी सिंह 7 डॉक्टर और करोड़ों फैंस की दुआ की वजह से एक बार फिर से इंडस्ट्री में तहलका मचाने आ गए हैं। दोस्तों, आप हनी पाजी के फैन हैं या नहीं, कमेंट में जरूर से बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।